हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई? आप सभी की उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे और घर में पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स का जो मॉडल पेपर है आप लोग को, जो 2025 में आप लोग का बोर्ड एग्जाम होने वाला और जैक बोर्ड ने इशू किया आप लोग का मॉडल पेपर इकोनॉमिक्स का, उसका ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो आएगा इसी का सब्जेक्टिव का। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव करा के सिर्फ छोड़ देंगे, सब्जेक्टिव भी डील करवाएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव का, और ऑब्जेक्टिव में ना 4 से 5 क्वेश्चन ऐसा है जो कि हम एक्स्ट्रा बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो का लास्ट तक देखना, वीडियो को ऐसे नहीं बीच से छोड़ करके भाग जाना तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, पहले ही बोल रहे हैं। ठीक है, ध्यान से। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है द स्लोप ऑफ द कर्व ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। देखो, पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या फिर इसको बोलते हैं पीपीएफ यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या फिर टीसी बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। डन। तो उत्पादन संभावना का वक्र का ढाल गिरता है, किधर से किधर गिरता है? देखो, उत्पादन संभावना जो वक्र बनता है वो ऐसे करके ऐसे बनता है ना। तो यानी लेफ्ट से राइट, यानी बायां से दायां। देखो, ये मेरा बायां साइड और ये मेरा दायां साइड। ठीक है, तो बायां से दायां गिरता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। दूसरा सवाल है मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी डिटरमाइंड। सीमांत उपयोगिता को ज्ञात किया जाता है। देखो, एमयू का फॉर्मूला होता है, क्या पता है? डेल्टा टी यू बाई डेल्टा क्यू। और एक तो होता है एम यू एन इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। तो ये सवाल आप, ये तो ऑप्शन में नहीं है, यानी ये वाला ऑप्शन में है, जरा चेक करो। हाँ सर है, डेल्टा टी यू बाई डेल्टा क्यू, तो वही ऑप्शन होगा। अच्छा, व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन द लाइन डायग्राम गिवन बिलो। नीचे दिए गए रेखा चित्र में मांग की लोच क्या है? देखो, एक चीज बता रहे, ठीक है, मांग का लोच के बारे में। देखो ध्यान देना, अगर ये वाला जो लाइन है, ये वाला, अगर वो ऐसे करके नीचे टच करता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर ये वाला चीज टच किया है तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होगा। डन। तो और अगर ये वाला ऊपर टच कर जाता तो यहाँ पे होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू इन्फानाइट। अगर यहाँ पे पूछता तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, और अगर यहाँ पूछते तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1। ठीक है, समझ गए ना? तो ये वाला चीज याद रखिएगा। तो यहाँ से हमको क्या पूछा है कि बीच वाला का, है ना, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ बीच वाला पूछा है, तो आंसर हो जाएगा इकाई लोचदार, यानी यूनिट इलास्टिक। ठीक है, अच्छा, और एक डायग्राम याद रखना, जैसे कि देखो यहाँ पे ये वाला पूछ सकता है डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू इन्फानाइट, यहाँ पे होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0। ठीक है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0। ठीक है, अगर वो ऐसे काटे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1, अगर ऊपर से काटे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1, और अगर इससे भी नीचे काटे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। समझे? ये वाला सीन होता है, समझ गया ना? ये भी डायग्राम आप याद रखिएगा। डन। तो हाँ, चलो चौथा नंबर सवाल क्या है? आगत को निर्गत में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिटरमाइनिंग द एवरेज आउटपुट ऑफ ए वेरिएबल। एवरेज आउटपुट ऑफ ए वेरिएबल निकालने का फॉर्मूला होता है क्यू बाई एल। ठीक है, छठा सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट द लॉ ऑफ सप्लाई। देखो, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस और सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, ये दोनों सेम होता है यार। सिर्फ डिमांड और प्राइस में कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है, यानी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। और सप्लाई में क्या होता है? अगर प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ता है, और प्राइस घटता है तो सप्लाई भी घटता है। हमेशा याद रखना, जब भी चैप्टर डिमांड पढ़ना या डिमांड का क्वेश्चन सॉल्व करना तो सोचना कि हम क्या है, क्रेता है, यानी खरीदने वाले हैं। और अगर सेलर, अगर सप्लाई पढ़िएगा तो सोचिएगा कि हम विक्रेता यानी सेलर है, तो सवाल बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, 7 नंबर सवाल क्या कहता है? हु एमंग द फॉलोइंग प्रपोज द आइडिया ऑफ टाइम एलिमेंट इन द प्राइसिंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया के समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया? मार्शल ने। देखो, कीमत कहाँ पे होता है? ये डिमांड और ये सप्लाई, ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड और ये सप्लाई। तो जहां पे डिमांड इक्वल टू सप्लाई होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे डी इक्वल टू एस होता है, वहीं पे होता है क्या? प्राइस डिटरमाइन। क्योंकि हमेशा याद रखना कि वाई एक्सिस जो होता है वो प्राइस लाइन होता है, और जो एक्स एक्सिस होता है वो मेरा क्वांटिटी लाइन होता है। डन। तो ये एक्स एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस है ये मेरा क्वांटिटी लाइन होता है। ठीक। तो चलो,
व्हाट इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक प्राइस डिफरेंशिएशन, है ना। मोनोपोलिस्टिक प्राइस डिफरेंशिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो इनमें से सभी होगा, ठीक है। सेपरेशन ऑफ द मार्केट यानी बाजार का पृथक होना, क्रय शक्ति में भिन्नता, मांग की लोच में भिन्नता, उपयुक्त सभी सभी। 9 नंबर सवाल क्या है, ना नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट द डिमांड कर्व इज, अगर नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट रहा यानी प्रतिस्पर्धा रहित बाजार रहा तो उसमें मांग वक्र कैसा होता है, उसमें मांग वक्र औसत आगम वक्र पे निर्भर करता है। जैसे कि देखो ये वाला कर्व बनता है, एक सेकंड, ये वाला कर्व बनता है, ठीक है, ये बनता है एवरेज रेवेन्यू कर्व यानी औसत आगम, और ये बनता है एमआर मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। ये बनता है मोनोपोली में, ठीक है, एकाधिकार बाजार में, और ये बनता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, ये क्या दूर जाके गिरता है, ठीक है, ये एम आर और ये ए आर, लेकिन हमेशा ए आर जो है वो दोनों में बड़ा रहेगा, इसीलिए औसतन आगम वक्र पर निर्भर करता है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, तो आप जानते हैं जेम किन्स, जेम किन्स का पूरा नाम क्या है, जॉन मेनार्ड किन्स, क्या है बच्चा, जॉन मेनार्ड, जॉन मेनार्ड किन्स, और ये किताब लिखा गया था 1936 साल में, ठीक है। यही सब एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे ताकि ये सब सवाल भी आए तो आप लोग क्लिक कर पाओ, ठीक है। What is the market value of final goods and services produced by the means of production, एक सेकेंड, प्रोडक्शन इन अ गिवन ईयर ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड सकल घरेलू उत्पाद, उसको जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर अभी कौन है, संजय मल्होत्रा जी, ठीक है, जो 11 दिसंबर से बने हैं, संजय मल्होत्रा जी है, ठीक है। और इसका जो लोगो है वो पाम ट्री है, ताड़ का पेड़ है जिसमें एक शेर का भी छवि बना हुआ है, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। अच्छा, इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, लेकिन पहले कहाँ पे था, पहले कोलकाता में था, ठीक है, पहले कहाँ पे था, कोलकाता में था, ठीक है। और अभी इनके वर्तमान गवर्नर का नाम क्या है, संजय मल्होत्रा, ठीक है। इनसे पहले कौन थे, गवर्नर शक्तिकांत दास, ठीक है। हम लोग का देश का वित्त मंत्री का नाम क्या है, निर्मला सीतारमन, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। ये सब चीज याद रखिएगा। अच्छा, 1 रुपया का जो नोट होता है वो कौन इशू करता है, वित्त मंत्रालय, मत लिख दीजिएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे बैंकिंग वाला चैप्टर में कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोट छापने का अधिकार है, एकाधिकार है, लेकिन 1 रुपया का नोट छापने का नहीं, 1 रुपया का नोट छापने का अधिकार किसको है, वित्त मंत्रालय को, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ कलेक्टिव डिमांड इन एन ओपन इकोनॉमी, कलेक्टिव डिमांड इन एन ओपन इकोनॉमी, उपयोग सभी, ऑल ऑफ द अबव, इसमें सारा होगा, उपभोग भी, निवेश भी, सरकारी व्यय एवं शुद्ध निर्यात भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल इन्वेस्टमेंट, रियल इन्वेस्टमेंट क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ऑप्शन नंबर सी 14 का। 15 में आइए, कौन सा आर्टिकल अनुच्छेद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध बजट से है, 112, अनुच्छेद 112 का संबंध बजट से है, ठीक है। अच्छा, इन अ लॉन्ग रन अ फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन विल स्टॉप द प्रोडक्शन, दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म उत्पादन बंद कर देगा, यदि, कब बंद कर देगा, जब जो प्राइस होगा वो कम होगा किससे, एवरेज कॉस्ट से, ठीक है। चलो, 17 नंबर, डायरेक्ट टैक्स में कौन सा शामिल किया जाता है, देखो डायरेक्ट टैक्स में कौन सा शामिल किया जाता है, ए शामिल किया जाता है, बी शामिल किया जाता है, सी अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट कर है, ठीक है, यानी अप्रत्यक्ष कर मतलब इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, डन तो। अच्छा, व्हेन वाज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एस्टैब्लिश, 1944, देखो जुलाई 1944 में, एक मिनट, ये होगा 1944, जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स का समिट हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जिसको बोलते हैं, उसमें 2 संस्था बनाया गया था, ठीक है। एक का नाम था क्या, आईएमएफ यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, है ना, और एक का नाम था आईबीआरडी यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और इसी का नाम बाद में जाकर के चेंज होकर के क्या बना, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक बना, समझे, वर्ल्ड बैंक बना, और इसी को ट्विन सिस्टर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इस आईएमएफ को और वर्ल्ड बैंक को क्या बोला जाता है, आईबीआरडी को ट्विन सिस्टर्स, ठीक है। चलो, सवाल नंबर 19 में क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैन देयर बी अ डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी घट जाएगा, पता है कब, बैंक रेट रिडक्शन, सर बैंक रेट अगर घट गया तो सर ब्याज दर भी घट जाएगा, अगर ब्याज दर घट गया तो लोग जो उधार है, लोन है, वो ज्यादा लेंगे, और लोग अगर लोन ज्यादा लेंगे, उधार ज्यादा लेंगे बैंक से, तो इकोनॉमी में मनी का प्रभाव, मुद्रा का प्रभाव बढ़ जाएगा, इससे क्या होगा, मुद्रा स्फीति होगा, यानी सर हमको तो इंक्रीज नहीं ना करना, हमको डिक्रीज करना है, ठीक करना है। सर अगर सीआरआर, अगर सेंट्रल बैंक बोले, केंद्रीय बैंक बोले कि मेरे पास तुमको ज्यादा पैसा जमा रखना है, तुमको खुद के पास कम रखना है, इससे तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई डिक्रीज होगा, कंट्रोल हो जाएगा, हाँ सर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि डिक्रीज पूछा और हमको डिक्रीज करना है, डन तो। और देखो परचेज ऑफ सिक्योरिटी, सर अगर आरबीआई परचेज करेगा
तो वो इकोनॉमी में पैसा देगा, यानी फिर से बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन हमको इंक्रीज नहीं करना है, डिक्रीज करना है। तो इसका सटीक उत्तर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया, है ना, यानी भारतीय में वित्तीय वर्ष की कलाविधि होती है, कब से कब तक होती है, 1 अप्रैल इस साल का से लेकर के 31 मार्च अगले साल का, यानी 1 अप्रैल से, देखो अप्रैल 1 से 31 मार्च। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कौन सा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बताया गया है, ठीक है। 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये नहीं होगा क्योंकि ये सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बताया गया, ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। और ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है, ए हो गया। अच्छा देखो ये 22 नंबर सवाल क्या है, बोलता है कि आप ऐसा मानिए कि 2 लाख व्यक्ति है, ठीक है, आर इम्प्लॉयड, एक इकोनॉमी में, एक अर्थव्यवस्था में 2 लाख व्यक्ति है जो कि इम्प्लॉयड है, जिनके पास रोजगार है, और 10,000 व्यक्ति है जो कि काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। तो ये बताना है कि बेरोजगारी दर कितना है। देखो जितना लोग अनएम्प्लॉयड है वो ऊपर लिखना, और जितना लोग इम्प्लॉयड है यानी 2 लाख उसको नीचे लिखना, ठीक है, क्योंकि हमको क्या निकालना, प्रतिशत निकालना, और गुना 100 करना, ठीक है। तो देखो गुना 100 कर देना है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे कुछ नहीं होगा। देखो ये 4 जीरो और ये 4 जीरो गया, ये 1 जीरो और ये 1 जीरो गया, और 2 बचे 10, यानी कितना प्रतिशत, 5%, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 23 नंबर सवाल क्या है, हु डिवाइडेड द स्टैटिक एंड डायनेमिक फंक्शंस ऑफ मनी, मुद्रा को स्थायिक और ज्ञात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया था, पॉल एजिंग ने, पॉल एजिंग, ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर सवाल क्या, इन अ सर्कुलर फ्लो मॉडल ऑफ इनकम द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द सेलर टू द बायर इज, है ना, सेलर से कहाँ जाएगा, ई सेलर है, सेलर से बायर, बायर से सेलर नहीं बोल रहे, सिर्फ सेलर से बायर बोल रहे, तो सेलर से बायर उसका एक्चुअल फ्लो, वास्तविक प्रभाव बोलेंगे। अगर पैसा जाता तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस बोला है ना, वस्तु और सेवा का प्रभाव। अगर बोलता मुद्रा का प्रभाव तो मॉनिटरी फ्लो मारते, ठीक है। 25 नंबर, मुद्रा ने दूर किया, करेंसी हैज एलिमिनेटेड, करेंसी क्या एलिमिनेट किया है सर, पैसा के आने से सर जो वस्तु विनिमय प्रणाली है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। चलो 26 नंबर, एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आय के संतुलन स्तर पर क्या होता है, आय के संतुलन स्तर पर पता है क्या होता है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर होता है, ठीक है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर होता है। लेकिन अगर बोलता है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्राइस, तो फिर डिमांड और सप्लाई होता है, या फिर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होता है। यहाँ पे इनकम पूछा है इसीलिए क्या हमारे यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट, अच्छा इनकम पूछा तो भी ये हो सकता है, ठीक है, सवाल किस तरह से पूछ रहा है उस तरह से हम आंसर देंगे, डन। तो चलो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो मुद्रा एक ऐसा माध्यम है जो कि पूरा दुनिया में चलता है जी, ठीक है। चलो 28 नंबर, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की संख्या क्या होती है, अत्यधिक, यानी लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, ठीक है। सवाल नंबर 29 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, देखो एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट क्या होता है, एडी इक्वल टू सी होता है, प्लस आई होता है, प्लस जी होता है, और प्लस एक्स माइनस एम होता है, ठीक है। इस सी को बोलते हैं क्या, बताओ तो, इस सी को बोलते हैं उपभोग व्यय, इस इन्वेस्टमेंट आई को बोलते हैं क्या, निवेश व्यय, इसको बोलते हैं क्या, सरकारी व्यय, और एक्स माइनस एम को बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट, यानी निवल निर्यात, ठीक है। तो देखो कंजम्पशन होता है सर, यानी ये आंसर नहीं होता क्योंकि हमको पूछा है नॉट, कौन सा नहीं है, तो ये तो है, यानी ये आंसर नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट भी है, अब जैसे अभी बताए आप, और नेट एक्सपोर्ट भी है, यानी बचा क्या डी, तो डी से हो जाएगा देवसेना, और देवसेना मेरा सही उत्तर हो जाएगा, डन। तो और आखिरी सवाल करेंगे ऑब्जेक्टिव का आज, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, देखो देसी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत, जैसे कि मान लो $1 का जो मूल्य है वो हम लोग का इंडियन करेंसी में आईएनआर में 80 रुपया है, मान के चलो, ठीक है। तो ये है मेरा क्या, फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो दर है वो क्या है, 1:80, यानी $1 बराबर 80 रुपया, यानी 80 रुपया दीजिएगा ना तो वो $1 मिलेगा, समझे। ये तो अमेरिका का टर्म्स में बता दिया, हम किसी भी देश का करेंसी ले लो, ठीक है, किसी भी देश का मुद्रा ले लो, तो देसी मुद्रा यानी अपना देश का मुद्रा को विदेशी मुद्रा के में कीमत की, विदेशी मुद्रा में कितना कीमत है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आ गया होगा जितना कुछ समझाया मैंने, ठीक है। ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे चीज भी बताए हैं जिसमें कि और भी ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि हम जितना जितना बताए हैं उसमें से और 10-15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है और आराम से पढ़ना है, सारे दोस्तों तक शेयर करना वीडियो को, और इसका नेक्स्ट वीडियो आप लोग के पास इसी का मॉडल पेपर का ही सब्जेक्टिव का वीडियो आएगा, तो उसको भी ध्यान से देखना और शेयर करना है दोस्तों तक।
और अगर मेरे चैनल में न्यू है और चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर देना। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। बढ़िया से घर में पढ़ाई करो और अच्छा अच्छा कंटेंट पढ़ो और याद करते चलना, ठीक है? चलो बढ़िया से पढ़ो, बाय बाय।